Hello students, hello everyone. Myself Siddharth Singh. Welcome you all on our online platform of My Classroom on which we are discussing the previous year question of NSO. बच्चों हम NSO के इस सेक्शन के अंदर 2018-2019 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। उसके अंदर क्या क्या किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में क्लास 9th के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे उनको देखेंगे। हम समझेंगे कि कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चन, कौन से टॉपिक जिसको आपको ज्यादा एम्फेसाइज करना होता है, जिसपे आपको ज्यादा फोकस करना होता है, उन चीजों को एक बार समझते हैं, देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू। लेकिन अगर मैं उस पेपर को देने जा रहा हूं तो सबसे पहले मुझे उस पेपर के प्रीवियस ईयर के बारे में जो क्वेश्चंस हैं उसके साथ साथ मुझे ये भी पता होना चाहिए कि उस पेपर की गाइडलाइंस क्या क्या है। मतलब अगर मैं उस पेपर में बैठ रहा हूं तो कोई अदर टाइप की गलती ना हो जाए कि मुझे कॉन्सेप्ट आता था बट मैंने गाइडलाइंस नहीं पढ़ी, उसकी वजह से मैं कोई गलती कराया। तो बच्चों एक बार गाइडलाइंस भी समझ लेते हैं, जो एनएसओ की गाइडलाइंस है उस पेपर को देने के लिए। तो गाइडलाइंस में हमारे पास सबसे पहली गाइडलाइन ये है इंपॉर्टेंट कि आपको अपने ओएमआर फिलिंग के लिए बिफोर द पेपर आपको 10 मिनट्स मिलेंगे, जिसमें आप अपने उसमें नेम, स्कूल कोड, क्लास, रोल नंबर वगैरह उसमें फिलअप कर लो। दूसरा अगर मैं डिफाइन करूं तो उस पेपर के अंदर के हमारे 3 सेक्शंस हैं, लॉजिकल रीजनिंग, साइंस और अचीवर सेक्शंस। इसमें से आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो इस साइंस सेक्शन के जो 35 क्वेश्चन है उसमें से केमिस्ट्री का डिवीजन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा आज के पेपर में। आज हम उसको डिस्कस करेंगे। बाकी अगर मैं डिफाइन करूं तो अचीवर सेक्शन के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो 3 मार्क्स के होंगे, बाकी के क्वेश्चन 1 मार्क ईच होंगे। बाकी पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, हर क्वेश्चन का एक ही करेक्ट ऑप्शन होगा। और ओएमआर फिलिंग के कुछ रूल्स, जैसे तो सिंपल सा आपने देखा होगा कि ओएमआर इस टाइप की होती है, उसमें ए बी सी डी करके, जैसे हमारे पास अगर 4 ऑप्शन है तो ए बी सी डी में से जो भी आंसर है, लेट से बी आपका करेक्ट आंसर है, तो उस बी को मैं बहुत डार्क सर्कल, मतलब ठीक ठाक सर्कल कर देना कि वो विजिबल हो। सर्कल उतने ही पार्ट को करना, इतना नहीं कर देना कि ओएमआर ही फट जाए और इतनी हल्की नहीं कि वो ऑब्जर्वेबल ही नहीं हो। और सर्कल से बाहर नहीं, आराम से उसको अच्छे से टाइम लेके सर्कल कर देंगे। ये हमारे पास ओएमआर फिलिंग से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन आ गई। तो डिस्कस करते हैं अपने 2018-19 के एनएसओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसमें केमिस्ट्री सेक्शन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो केमिस्ट्री सेक्शन में सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास प्रीवियस ईयर में, वो क्वेश्चन मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड है। देखो बच्चों, अभी तक जितने भी आप लास्ट ईयर के ट्रेंड्स में देखोगे तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, स्टेट के बेसिस पे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यूज को यूज करके इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर प्रीवियस ईयर में आपको मिल जाएंगे। मतलब बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, स्टेट चेंजेस, सॉलिड, लिक्विड, गैस से रिलेटेड ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट हर पेपर में, जो मैंने ऑब्जर्व किया, हर एक पेपर में आप प्रीवियस ईयर देखोगे आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे आज पहला डिस्कस करते हैं हम कि इसमें एक डिफाइन किया हुआ है कि हमारे पास कुछ सब्सटेंसेस हैं पी क्यू आर एस टी, और उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वैल्यूज क्वेश्चन में डिफाइन करी हुई है। फिर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि 3 स्टेटमेंट दे रखी हैं, 4 स्टेटमेंट है, और पूछा है कि इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स में से है। जैसे सब्सटेंसेस, पहले स्टेटमेंट पे अगर मैं आऊं तो पहली स्टेटमेंट है सब्सटेंसेस पी एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट while substance S exists in the liquid state at room temperature। तो देखो अगर सब्सटेंस P के रिस्पेक्ट में बात हो रही है इस केस में, तो एक बार ध्यान से समझो कि अगर मैं सब्सटेंस P के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं तो P का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मुझे पता होना चाहिए। -42 डिग्री सेल्सियस अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट है तो रूम टेम्परेचर, जैसे इन्होंने बोला है कि अज्यूम रूम टेम्परेचर टू बी 30 डिग्री सेल्सियस, तो रूम टेम्परेचर पे -42 डिग्री सेल्सियस अगर बॉइलिंग पॉइंट है तो रूम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस पे वो कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करेगा? तो ऑब्वियसली गैसियस स्टेट में ही एग्जिस्ट करेगा। लेकिन उसने बोला है कि जो एस सब्सटेंस है इट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। अब एस सब्सटेंस की बात करते हैं, रूम टेम्परेचर मतलब 30 डिग्री सेल्सियस। देखो 36 से पहले 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आएगा। जैसे मैं कलर रेड यूज कर लेता हूं सो दैट आपको विजिबल हो। 30 डिग्री सेल्सियस पे अगर मैं डिफाइन करूं रूम टेम्परेचर, तो वो 36 डिग्री सेल्सियस से लोअर टेम्परेचर है। और ये कह रहा है कि एस एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। तो ये वाली स्टेटमेंट देखो इस वाले केस में क्या हो गई? गलत हो गई। अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट 36 डिग्री सेल्सियस डिफाइन कर रहा हूं, दैट मींस उससे लोअर टेम्परेचर पे वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, इट विल नॉट एग्जिस्ट एट लिक्विड स्टेट।
तो स्टेटमेंट 1 में डिफाइन कर सकता हूं कि ये गलत स्टेटमेंट है। दूसरा कह रहा है कि सब्सटेंस आर विल स्टार्ट टर्निंग फ्रॉम अ लिक्विड टू सॉलिड एट 4 डिग्री सेल्सियस। देखो आर की अगर मैं बात करूं तो 17 डिग्री सेल्सियस उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मेल्टिंग पॉइंट है, तो 4 डिग्री के कॉरेस्पॉन्डिंग उसमें सॉलिड लिक्विड या लिक्विड सॉलिड का कन्वर्जन थोड़ी ऑब्जर्व होगा, तो मतलब ये स्टेटमेंट भी इसके रिस्पेक्ट में इनकरेक्ट हो गई। फिर कह रहा है सब्सटेंसेस क्यू इज इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। सब्सटेंस क्यू की बात करूं तो रूम टेम्परेचर पे वो लिक्विड होगा, तो बिल्कुल सही बात है। 37 से पहले 30 डिग्री सेल्सियस आएगा तो ये लिक्विड स्टेट में होगा, क्योंकि इस टेम्परेचर पे वो फिर गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा। और दूसरा कह रहा है इट विल स्टार्ट चेंजिंग टू गैसियस स्टेट एट 37। ये स्टेटमेंट सही है, 37 डिग्री सेल्सियस पे ही तो वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा, तो ये उसकी एक करेक्ट स्टेटमेंट हो गई। तो आप डिफाइन कर सकते हो कि यहां पर फर्स्ट एंड सेकंड जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, इसके अलावा जो स्टेटमेंट्स है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। तो सिंपल सी कहानी है, कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं थी। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि जो मेल्टिंग पॉइंट है उससे पहले सॉलिड स्टेट, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बीच में लिक्विड स्टेट, और बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर कौन सी स्टेट एग्जिस्ट करेगी, तो बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर जो स्टेट एग्जिस्ट करेगी वो हमारे पास होगी गैसियस स्टेट। तो बस इस बेसिस पे आप कैटेगराइज कर सकते हो कि एट व्हाट टेम्परेचर कौन सी स्टेट कैसे कैसे एग्जिस्ट करेगी, राइट। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि हमें इसमें स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 रीड करनी है और डिफाइन करना है कि ये इस स्टेटमेंट के रिस्पेक्ट में ये चारों में से कौन से करेक्ट है। असर्शन एंड रीजन टाइप का क्वेश्चन है। तो ये कह रहा है कि स्टेटमेंट 1, अ मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड मिथेनॉल कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आप एसीटोन और मिथेनॉल को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट आउट कर सकते हो, स्टेटमेंट 1 है। और स्टेटमेंट 2 है कि जो डिफरेंस बिटवीन देयर बॉइलिंग पॉइंट है इज वेरी लेस। तो देखो ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एसीटोन और मिथेनॉल के बीच में जो बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं, इसीलिए आप एसीटोन एंड मिथेनॉल को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक से सेपरेट आउट कर सकते हो। तो मैं डिफाइन कर सकता हूं यहां पर दैट बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, राइट बच्चों। सिंपल सी एक बात है कि अगर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस लेस होता है तभी तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक से उसको सेपरेट आउट कर पाते हैं। तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंसेस कम होता है एसीटोन एंड मिथेनॉल में, एंड उनके बीच में डिफरेंस कम होने की वजह से आप उसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट आउट कर सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ए पार्ट, दैट बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन पेट्रोलियम प्रोडक्ट आर एक्सट्रैक्टेड बाय यूजिंग द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, गैसोलीन, डीजल, केरोसिन एंड पेट्रोलियम गैस। इसको हमें अरेंज करना है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। देखो टॉप टू बॉटम में कैसे इनका अरेंजमेंट होगा इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर, तो जिसके बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं वो जल्दी ऊपर फेज में चले जाते हैं और ऊपर वाले फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में वही ऑब्जर्व होता है, और जैसे जैसे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता चला जाता है वो लोअर फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में ऑब्जर्व होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पेट्रोलियम गैस का कॉरेस्पॉन्डिंग जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सबसे मिनिमम होता है, तो वो सबसे टॉप पे मिलता है। एंड आफ्टर दैट गैसोलीन, केरोसिन और डीजल, ये हमारे पास इनके रेंज आ जाते हैं। तो ये जो हमारे पास पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, ये चार चीजें पेट्रोलियम गैस, गैसोलीन, केरोसिन और डीजल, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो इन चारों की नॉलेज फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में इनका क्या ऑर्डर होता है, बॉइलिंग पॉइंट का एक रफ आइडिया हमें रखना पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में है तो मुझे इस चीज का आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, अगला इसने डिफाइन किया हुआ है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फ्यू गैसेस आर गिवन इन द टेबल, और मुझे डिफाइन करना है कि ये जो लिक्विड मिक्सचर है अगर आप उसको फ्रैक्शनली डिस्टिलेट कराते हो तो ऑर्डर ऑफ गैसेस डिस्टिलिंग आउट क्या होगा, कैसे कैसे वो डिस्टिल आउट हो रही होंगी, उसका ऑर्डर क्या क्या डिफाइंड होगा, हमें ये चीज इसमें डिफाइन करनी है। तो देखो एक बात समझो कि सबसे पहले कौन सी गैस डिस्टिल्ड आउट होती है, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है वो गैस सबसे पहले डिस्टिल्ड आउट होती है। तो इन चारों में सबसे मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो वो नियॉन की है, एंड आफ्टर दैट बॉइलिंग पॉइंट नाइट्रोजन का है, उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट -183 ऑक्सीजन का है, और सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट क्रिप्टन का है। तो एक सिंपल सी बात है
कि जैसे जैसे बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू इंक्रीज करती है वो लेट फ्रैक्शनली डिस्टिलेट आउट होता है। जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम वो सबसे पहले फ्रैक्शनली डिस्टिलेट आउट होगा। तो इसमें ऑर्डर क्या आ जाएगा? तो ऑर्डर आएगा नियॉन एंड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड क्रिप्टन। जो ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट वही डिस्टिलिंग आउट का ऑर्डर हो जाएगा इस वाले केस में। फिर हम मूव करते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो, मोल कॉन्सेप्ट का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम द चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। देखो जैसे हम कुछ टॉपिक्स की बात कर रहे हैं कि इनके क्वेश्चंस तो रहते ही रहते हैं, ऐसे ही मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को आप जितने भी प्रीवियस ईयर है सब में आपको एक क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट का मिल जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास मोल कॉन्सेप्ट का। एक बार मोल कॉन्सेप्ट को इस केस में समझते हैं, कैसे आप इनको सिंप्लीफाई कर सकते हो। इसने क्वेश्चन में बोला हुआ है 0.25 मोल ऑफ O2 और उसको मैच करना है कॉलम के साथ। तो यहां पर नंबर रिलेटेड डिस्कशन से, तो देखो एक बात समझना सिंपल सी, जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं नंबर ऑफ मोल कैलकुलेशन की, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास N/Na होता है। टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स वी हैव द फॉर्मूला N/Na, राइट। तो अब इसने ऑक्सीजन के मोल्स 0.25 बोले हैं। N/Na इज 6.022 इंटू 10⁻23। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा लोगे तो नियरली 1.5 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स मुझे ए पार्ट के लिए मिल जाएंगे। मतलब जो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला N/Na की टर्म्स में है, यही फॉर्मूला क्यों लगाया? फॉर्मूले तो गिवन मास बाय मोलर मास और V/V0 है। तो सोचो यही फॉर्मूला क्यों लगाया? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर डीलिंग हमें नंबर के साथ करनी है। That is why I'm using the formula number of mole equal to N/Na, right? अब जैसे इसने 18 ग्राम ऑफ वाटर बोला हुआ है, तो 18 ग्राम ऑफ वाटर के लिए भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। आपको मास दे रखा है एंड नंबर कैलकुलेट करना है। तो बच्चों देखो कैसे होगा, मास दे रखा है तो मास बेस्ड फॉर्मूला इज गिवन मास बाय मोलर मास, फर्स्ट पार्ट। और सेकंड पार्ट अगर आपको नंबर कैलकुलेट करना है तो नंबर बेस्ड फॉर्मूला यहां पर हमारे पास N/Na आएगा। तो देखो मास दे रखा है वाटर का 14, मोलर मास इज 18, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल निकालना है और Na की वैल्यू हमें पता है 6.023 या 6.022 इंटू 10⁻23। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल 6.022 इंटू 10⁻23 आ जाएगा। और इस तरीके से आप फॉर्मूले सिंप्लीफिकेशन से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। जैसे 46 ग्राम ऑफ सोडियम है तो गिवन मास बाय मोलर मास इक्वल टू N/Na लगा दो। 46 डिवाइडेड बाय 23 इज द मोलर मास ऑफ सोडियम। नंबर ऑफ सोडियम एटम्स निकालने हैं, Na इज द एवोगैड्रोस नंबर, तो ये कैंसिल आउट होगा 2। तो 2 इंटू एवोगैड्रोस नंबर, नंबर ऑफ सोडियम एटम्स कैलकुलेट हो जाएंगे। दैट मींस 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, जो 12.044 इंटू 10⁻23 इस केस में अपीयर होगा। ऐसे ही 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स की बात हुई है, तो अगर मोल 1 है तो गिवन मास बाय मोलर मास से मोल्स 1 है, नंबर कैलकुलेट करने हैं, तो आप यहां पे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो N/Na से। कार्बन एटम के मोल्स की वैल्यू 1 दे रखी है और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो वो 1 मोल एटम्स के बराबर आ जाएगा। तो यहां से हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा P से सेकेंड, ये हमने कैलकुलेट करा था अभी 1.5 इंटू 10⁻23। ऐसे ही Q पार्ट से फर्स्ट 6.022 इंटू 10⁻23, ये मैंने सिंप्लीफाई करके इस पेज पे आपको समझा दिए थे। और ऐसे ही आप इसको R और S को देखोगे तो ये फोर्थ और थर्ड से मैच करेगा। ये यहाँ पे सिंप्लीफाई हुए थे 2 इंटू Na और इस केस में आंसर आएगा Na, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23। तो बच्चों मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ऑलमोस्ट हर पेपर में आपको इस पे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो मोल के क्वेश्चंस, उनके कैसे फॉर्मूला अप्रोच लेके चीजें करनी है, ये आपको श्योरली एक क्वेश्चन आपका सही करवा सकता है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन सिंपली था इस वाले केस में कि अ सैंपल ऑफ प्योर वाटर इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स सोर्स कंटेन 11.1% हाइड्रोजन एंड 88.9% ऑक्सीजन।
दिस डाटा सपोर्ट्स। देखो, अगर मैं H2O मॉलिक्यूल की बात करूं, इसको आप किसी भी सोर्स से लेके आते हो, वट एवर बी दी सोर्स, आप इसको सी वाटर से लाओ, घर का पानी हो, कहीं भी किसी सोर्स से आप H2O लेके आते हो, तो उसके अंदर हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परसेंटेज फिक्स होता है। दैट मीन्स ये किस चीज को सपोर्ट करता है? तो इट सपोर्ट्स लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, दैट व्हाट एवर बी दी सोर्स, उसके अंदर जो कंबाइनिंग परसेंटेज होगा वो हमेशा आइडेंटिकल होगा। H2O का कंबाइनिंग परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ऑलवेज, वॉट एवर बी दी सोर्स ऑफ वाटर, जहां से आप उसे लेके आ रहे हो, वो चेंज नहीं करता। ऐसा नहीं है कि H2O में 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है, आपके घर वाले पानी में और बाहर के पानी में उसमें वो नंबर बदल जाए, नंबर बदला तो कंपाउंड ही बदल गया। तो H2O वॉट एवर बी दी सोर्स, उसके अंदर इनका कंबाइनिंग परसेंटेज इक्वल होता है, सेम होता है, एंड दैट इज नोन एज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। फिर चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट में स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछा हुआ था। हमें इसमें टेबल को रीड करना था केयरफुली और इनकरेक्ट स्टेटमेंट डिफाइन करनी थी। देखो बच्चों, एक चीज याद रखना, करेक्ट और इनकरेक्ट का बहुत अच्छे से क्वेश्चन में मार्क कर लेना कि ये करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट पूछ रहा है। हम गलती कभी कभी क्या करते हैं कि हमसे इनकरेक्ट पूछा होता है बट हम करेक्ट आंसर्स मार्क कर देते हैं, या कभी करेक्ट पूछा होता है हम इनकरेक्ट सोच लेते हैं। जनरली गलती इनकरेक्ट से ज्यादा होने की चांसेस की होती है। हम हमेशा करेक्ट आंसर मार्क कर देते हैं, इनकरेक्ट पूछा होता है। तो इस इनकरेक्ट वर्ड को अच्छे से मार्क करके करना, ऐसी सिली मिस्टेक्स पेपर में अवॉइड करनी है। आता हुआ क्वेश्चन गलत हो रहा है तो फिर ये आपका बहुत बड़ा लॉस है। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। देखो, क्वेश्चन में पहला है कि S and T आर कैटायंस। हाँ, अब एक बात समझो, अगर नंबर ऑफ प्रोटोन के कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, दैट मींस उस पे ओवरऑल नेगेटिव चार्ज आएगा और वो एनायन होगा। फर्स्ट पार्ट। अगर मान लो किसी एक स्पीशीज पे प्रोटॉन का नंबर ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का नंबर कम है, तो उसके ऊपर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो एक कैटायन होगा। सेकंड पार्ट। तो इसमें यही पूछा है कि S and T आर कैटायंस, क्या ये सही स्टेटमेंट होगी? तो देखो, S कहां है, ये रहा, T कहां है, ये रहा। चेक करते हैं इसको। देखो, S की बात करूं तो 20 के कंपेरेटिवली 18 इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो सही बात है, कैटायंस ही तो होगा। बट टी में 14 और 18 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा विद रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन, तो ओवरऑल उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, वो कैटायंस नहीं होंगे। दैट मींस स्टेटमेंट वाज 1 इज इनकरेक्ट। फिर उसके बाद कह रहा है कि R इज द लाइटेस्ट एलिमेंट व्हाइल U इज द हेवीएस्ट एलिमेंट। तो इसको भी देख लेते हैं एक बार। देखो, R इज द लाइटेस्ट एलिमेंट, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जब हम मास की बात करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं देखा जाता, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम कर लो। जिस केस में मिनिमम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिले वो लाइटेस्ट हो जाएगा, और जिस केस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम ज्यादा आता है वो हैवीएस्ट हो जाएगा। जैसे R इज द लाइटेस्ट, चेक करते हैं, ये रहा R, 10 + 10 20, इन सब में सबसे मिनिमम न्यूक्लियॉन्स रखता है। और वही मैं बात करूं U की, तो U 20 + 20 40, इन सभी में मैक्सिमम वैल्यू रख रहा है। तो सेकंड स्टेटमेंट में डिफाइन कर सकता हूं दैट इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। अगला कह रहा है P इज अ नोबल गैस। देखो, P की बात करूं तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 16 है। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन 16 है बच्चों, तो उसका एटॉमिक नंबर 16 होगा, और अगर एटॉमिक नंबर 16 है दैट मींस वो तो सल्फर हो गया, एंड सल्फर इज नॉट अ नोबल गैस। वो तो वो होते हैं ना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन वाले। दैट मींस थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। फोर्थ पार्ट अगर मैं डिफाइन करूं तो Q एंड U आर एनायंस। देखो, Q की बात करें तो प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स कम है, और कम होते हैं दैट मींस प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, मतलब वो कैटायंस होंगे, दे आर नॉट एनायंस। तो मैं डिफाइन कर सकता हूं कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गई फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ इन दिस केस, ये इसके इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स है, राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यहां पे मेनली हम डिफाइन कर रहे हैं मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे। देखो बच्चों, इसको आपने स्टडी किया होगा कि जो मोर रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल्स को
डिस्प्लेस कर देते हैं। अगर रिएक्टिविटी मेटल की ज्यादा है तो लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा, बट अगर मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में उसकी रिएक्टिविटी कम है तो वो उसको डिस्प्लेस नहीं करेगा, रिएक्शन नहीं होगी। जैसे यहां चेक करते हैं हम क्या केसेस बनेंगे। इन केस में कॉपर सल्फेट एल्यूमिनियम आयरन है, उसी तरीके से Al2SO4 होल थ्राइस जिंक एंड टिन है, FeSO4 में लेड एंड कॉपर है। देखो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कॉपर सल्फेट के रिस्पेक्ट में बात करूं तो आयरन और एल्यूमिनियम दोनों ही कॉपर से मोर रिएक्टिव मेटल्स हैं, तो आयरन भी कॉपर को डिस्प्लेस करेगा इसके अंदर, एज वेल एज एल्यूमिनियम भी डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को इस केस में। तो ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। फिर से वही इनकरेक्ट पूछ रहा है, करेक्ट नहीं पूछ रहा है। तो पहली स्टेटमेंट पे आते हैं, बोथ द मेटल स्ट्रिप्स डिसॉल्व इन बीकर 3। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको बताया कि कॉपर के कंपैरेटिवली एल्यूमिनियम एंड आयरन बोथ आर मोर रिएक्टिव, तो वो उससे रिएक्ट करेंगे, कॉपर को डिस्प्लेस करेंगे और वो सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे। मतलब ये रिएक्शन कुछ इस टाइप से है कि Fe ऑन रिएक्शन विद कॉपर सल्फेट डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन और वो खुद FeSO4 की फॉर्म में डिसॉल्व हो जाता है। तो जो आयरन की इलेक्ट्रोड है, ये जो आपने आयरन की स्ट्रिप्स डाली हुई है वो उसके अंदर डिसॉल्व कर जाएंगी। एल्यूमिनियम के साथ भी सेम केस है, एल्यूमिनियम मोर रिएक्टिव है तो वो डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को और वो डिसॉल्व हो जाएगा। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, मुझे तो इनकरेक्ट मार्क करना है। रिएक्शन टेक प्लेस इन बीकर 2। देखो बीकर 2 के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो जिंक इज लो रिएक्टिव एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम, और अगर वो लो रिएक्टिव है तो ऑब्वियसली एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, दैट मींस रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन इसने बोला रिएक्शन टेक प्लेस इन बीकर 2, तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट हो गई है। फिर कह रहा है नो रिएक्शन टेक प्लेस इन बीकर 1। यस ये बिल्कुल करेक्ट है। आयरन के कंपैरेटिवली लेड और कॉपर इसके कंपैरेटिवली लो रिएक्टिव होते हैं। अगर ये लो रिएक्टिव है दैट मींस कि लेड और कॉपर इसको डिस्प्लेस इस केस में नहीं कर पाएंगे, तो रिएक्शन नहीं होगी। तो नो रिएक्शन टेक प्लेस इन दी बीकर भी सही स्टेटमेंट हो गई। टिन स्ट्रिप विल डिसॉल्व फास्टर देन जिंक इन बीकर 2। देखो टिन और SN की बात करूं तो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में ये दोनों से ही एल्यूमिनियम से लो रिएक्टिव होते हैं, तो यहां पर इनकी रिएक्शन ही नहीं होगी, डिसॉल्व ही कोई नहीं कर रहा। तो आप इनके कंपैरिजन की बात कैसे कर सकते हो कि कौन ज्यादा तेज होगा और कौन धीरे होगा, बिकॉज रिएक्शन इज नॉट टेकिंग प्लेस। जिंक तो एल्यूमिनियम से लो रिएक्टिव है। एंड लास्ट तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गई, रिएक्शन अकर इन दी बीकर 1 बट नो कलर चेंजेस ऑब्जर्व्ड। देखो यहां तो रिएक्शन की ही बात गलत लिखी हुई है बीकर 1 में। अभी हमने बोला कि कॉपर और लेड आर लो रिएक्टिव एज कंपेयर टू आयरन, तो रिएक्शन बीकर 1 में होगी ही नहीं। तो इस केस में मैं डिफाइन कर सकता हूं कि इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट आ गया सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ ओनली, राइट। फिर नेक्स्ट तो ये देखो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, एकदम डे टू डे लाइफ का एग्जाम्पल है कि कौन से सब्सटेंस कंबस्टिबल है, कौन फ्लेम नहीं कर रहा है, कौन स्पॉन्टेनियसली कंबशन होता है, किसका स्पॉन्टेनियस रैपिड कंबशन होता है। तो ये तो आपने अपने बुक्स में चीजों को देखा होगा, समझा होगा। तो ये तो एक बहुत बेसिक सा केस है कि कौन सा सब्सटेंस कंबस्टिबल नहीं है, कंबस्टिबल सब्सटेंस नहीं है। तो इन केसेस में मैं डिफाइन करूं तो मार्बल इज नॉट अ कंबस्टिबल सब्सटेंस, इट इज नॉट अ कंबस्टिबल सब्सटेंस, दैट मींस यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास मार्बल हो गया। दूसरा मैं डिफाइन करूं विच नो फॉर्म इज फ्लेम, नो फ्लेम इज फॉर्म, तो इसका आंसर हमारे पास चारकोल हो जाएगा। और अंडरगो स्पॉन्टेनियस कंबशन, तो उसका आंसर फॉस्फोरस हो जाएगा। जो P4 है उसका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में स्पॉन्टेनियस कंबशन होता है, जिससे वो P4O6 या P4O10 में कन्वर्ट होता है विद एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, इट कन्वर्ट्स टू P4O10। और लास्ट पार्ट इज अंडरगोज रैपिड कंबशन, तो LPG का इस केस में रैपिड कंबशन होगा। तो आप डिफाइन कर सकते हो कि इसका करेक्ट आंसर हमारे पास आ जाएगा मार्बल, चारकोल, फॉस्फोरस एंड LPG।
नेक्स्ट पार्ट पॉलीमर का। देखो पॉलीमर से रिलेटेड भी यही एक चीज, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, मोल कॉन्सेप्ट और बेसिक पॉलीमर के क्वेश्चन, कौन सा पॉलीमर क्या है, किसका टाइप क्या है, किसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इस बेसिस पे भी क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर पेपर में रिपीट हो रहे हैं। तो ये भी टॉपिक आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आपको नॉलेज होनी चाहिए। टाइप ऑफ पॉलीमर्स, बेसिक टाइप ऑफ पॉलीमर्स क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज, उनके फीचर्स क्या क्या चीजें हैं, ये सब हमें पता होना चाहिए। जैसे इस केस में मैं डिफाइन करूं तो इसमें से कौन सी प्रॉपर्टीज इनके करेक्ट मैचेस में है, तो पीवीसी आर दी इंसुलेटर्स एंड परस्पेक्स ट्रांसपेरेंट लाइक ग्लास। तो पॉलीमर्स का चैप्टर जो बच्चों हैं उसको आपको जो भी टाइप ऑफ पॉलीमर्स आपको अपनी बुक में मिल रहे हैं या फिर टाइप ऑफ पॉलीमर के साथ साथ उसमें और क्या क्या केसेस हैं, उनकी प्रॉपर्टीज के, कौन किस में जाता है, किसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ से रिलेटेड और अदर फीचर्स से रिलेटेड, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, ये सारी चीजें पॉलीमर्स की आप लोग ऑलमोस्ट जितने पॉलीमर्स आपको अभी बुक में मिल रहे हैं थ्रू आउट वो आप याद करके रखो। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये पॉलीमर्स का, क्योंकि प्रीवियस ईयर में हर सेक्शन, मतलब ऑलमोस्ट हर प्रीवियस ईयर में मैंने ऑब्जर्व किया कि पॉलीमर के क्वेश्चन तो रिपीटेड हैं। मोल कॉन्सेप्ट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट से रिलेटेड, पॉलीमर से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, अचीवर्स सेक्शन की बात करते हैं। देखो अचीवर सेक्शन से का अगर मैं क्वेश्चन डिस्कस करूं यहाँ पर क्या है, तो इसमें हमारे पास पी क्यू आर। देखो अचीवर सेक्शन का भी अगर आप देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो दो में से तीन, मतलब दो या तीन ऐसे प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको दिखेंगे जिसमें अचीवर सेक्शन से स्ट्रक्चर ऑफ एटम का इस तरीके के एटम बेस्ड क्वेश्चंस दे रखे हैं। मतलब प्रीवियस ईयर में आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम से ही अचीवर्स का क्वेश्चन मिल रहा है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया, इंपॉर्टेंट डिवीजन हो गया समझने के लिए। इसकी भी नॉलेज अच्छे से रखो आप लोग। स्ट्रक्चर ऑफ एटम अचीवर सेक्शन का जो क्वेश्चन है, इसमें ये कह रहा है कि हमें तीनों डायग्राम्स को ऑब्जर्व करना है, पी क्यू और आर एटम्स के, और इसमें क्या क्या चीजें कैसे कैसे हैं इसको समझाना। फर्स्ट पार्ट है आर कैन फॉर्म RCl3 एंड RCl5। आइए आर को समझते हैं। देखो आर की वैलेंस शेल में आप इलेक्ट्रॉन्स देखोगे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ग्रुप 15 का एलिमेंट हो गया। जैसे यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन्स काउंट करोगे तो 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट मींस फास्फोरस हो गया। और याद करो बच्चों फास्फोरस के कंपाउंड्स, हमने फास्फोरस का PCl3 भी स्टडी किया होगा और फास्फोरस का PCl5 भी डिस्कस किया होगा। तो R कैन फॉर्म PCl3 एंड PCl5। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इस केस में बच्चों क्या हो गई, करेक्ट, एकदम सही स्टेटमेंट है। फिर चलते हैं अगली स्टेटमेंट पे, Q एग्जिस्ट इन मोनो एटॉमिक फॉर्म। Q की बात करते हैं। देखो थर्ड शेल तो खाली है, सेकंड शेल में 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। वैलेंस शेल में बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 8 मतलब ये कौन सी गैस का, कौन सी स्पीशी, कौन सा एटम हो गया, ये नोबल गैसेस हो गई। जैसे इस केस में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स है तो नियॉन का केस बना। और जो नोबल गैसेस होती हैं वो तो मोनो एटॉमिक स्टेट में ही एग्जिस्ट करती हैं। मोनो एटॉमिक मतलब सिंगल एटम, वो कंबाइन करके डाई एटॉमिक या ट्राई एटॉमिक में थोड़ी जाते हैं, वो तो मोनो एटॉमिक स्टेट में ही रहते हैं, सिंगल एटम स्पीशीज में। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही हो गई, दैट क्यू एग्जिस्ट इन मोनो एटॉमिक फॉर्म। फिर अगला है पी एंड आर कंबाइन टू फॉर्म P3R टाइप ऑफ कंपाउंड। देखो यहां इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। जैसे आप इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो 12, मतलब ये मैग्नीशियम है। और मैग्नीशियम और फास्फोरस के कंपाउंड अगर बनेंगे, जैसे मैग्नीशियम +2 में कंपाउंड फॉर्मेशन करता है और फास्फोरस फॉस्फाइड की स्टेट में -3, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो ये Mg3p2 टाइप का कंपाउंड बनेगा। लेकिन यहाँ तो Pr3 है, अगर यहाँ 2 लगा होता तो सही हो जाता, बट यहाँ 2 तो लगा नहीं है। दैट मीन्स थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट, इस केस में इनकरेक्ट हो जाएगी। फिर ये कह रहा है कि P एंड Q कंबाइन टू फॉर्म PX2। देखो P एंड Q का कॉम्बिनेशन तो ऐसे ही नहीं होगा, रीजन बीइंग कि Q तो एक नोबल गैस है और वो ऐसे तो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके PQ2 टाइप के कंपाउंड्स वैसे ही फॉर्म नहीं करता नियॉन के साथ। मैग्नीशियम का कोई कंपाउंड ऐसा तो है नहीं, दैट मीन्स ये गलत स्टेटमेंट है। लास्ट है P विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ स्टेबल कंपाउंड। देखो
P will gain 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ स्टेबल कंपाउंड। इस केस में अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में बात करूं तो P ऑब्वियसली ये कौन है, मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम एक मेटल है एंड मेटल हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, और अगर मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन थोड़ी करेगा। तो मैं डिफाइन कर सकता हूं कि जो फिफ्थ स्टेटमेंट है वो भी एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, और इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड, ये बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर बनेगा, दैट फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट इन दिस केस। तो ये थे बच्चों हमारे प्रीवियस ईयर 2018-19 के केमिस्ट्री सेक्शन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हमने डिस्कस करे हैं। होप इन क्वेश्चंस के थ्रू आपको आइडिया मिला होगा कि कैसे हम इन क्वेश्चंस को यूज करके ये डिफाइन कर सकते हैं कि आपको कौन से टॉपिक को मेजर एम्फेसाइज करके पढ़ना है, कि ये टॉपिक्स मुझे पढ़ने हैं अपने पेपर को अच्छे से अच्छा वेल प्रिपेयर करने के लिए। तो इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमें काफी सारी चीजों का आइडिया मिला, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के इस टाइप के क्वेश्चन, बॉन्डिंग रिलेटेड, पॉलीमर्स, मोल कॉन्सेप्ट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फेज ट्रांजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन, ये हमारे मेजर टॉपिक है जिसकी नॉलेज हमें थ्रू दी डेप्थ अच्छे से होनी चाहिए, क्या क्या चीजें किस किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन आपके लिए कि अगर आपको इसमें और अदर टाइप की वीडियोस या अदर टाइप के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के डिस्कस करने हैं केमिस्ट्री के साथ साथ बायो, फिजिक्स, लॉजिकल रीजनिंग के, तो आप अपने हमारे इस चैनल पे जा सकते हैं। आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको रेगुलर इंफॉर्मेशन एनएसओ की मिलती रहे। बाकी हम लोग मिलते रहेंगे केमिस्ट्री के सेक्शन के अंदर। गुड बाय ऑल ऑफ यू, सी यू सून।